एवरीवन वेलकम टू एसएडबी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के एसएसटी सब्जेक्ट में हिस्ट्री सब्जेक्ट को चैप्टर 1 जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें हम लोगों ने अभी इसके पहले की वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। लास्ट टाइम पर हमने जो ये देखा था कि जो किस तरह से वहाँ पे फ्रांस में जो है रिवॉल्यूशन पूरी तरह से आउटब्रेक हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लुई 16 थे वो किस तरह से टैक्सेस बढ़ाने लगते हैं और फिर इसकी वजह से फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है 3 स्टेट की। उसमें से कुल 300 मेंबर्स फर्स्ट सेकेंड स्टेट से और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आते हैं, जिसमें वीमेन को और जो बच्चे हैं उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता है और उनके द्वारा 40,000 लेटर्स को शामिल किया जाता है। फिर इस तरह से बैठक होती है। फिर इसमें एक रूल होता है पारंपरिक प्राचीन ओल्ड रिजिम के द्वारा फ्रांस में कि भाई जो 3 स्टेट है ना उन तीनों के वोटिंग होंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के 3 वोट, यानी फर्स्ट के 1 वोट, सेकंड के 1 वोट, थर्ड के 1 वोट। तो ये तो ऐसा होता था। तो जो फर्स्ट सेकंड के थे वो दोनों मिले रहते थे, तो हमेशा वही जीत जाते थे। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे बेचारे अकेले पड़ जाते। तो इसलिए इस बार जो सिटीजन है ना, जो लोग आए थे 600 थर्ड स्टेट से, उन लोगों ने अपील किया कि भाई इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जितने लोग असेंबली में इकट्ठे हुए हैं सभी लोग जो है ना वो एक एक वोट जो है अपना देंगे, ठीक है। तो इस जो लुई 16 थे वो इसके प्रपोजल को ठुकरा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो सभी लोग आवाज उठाने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं और प्लेस ऑफ वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में जाके एक असेंबली बना लेते हैं और कहते हैं आज से हम ही लोग फ्रांस के असेंबलीज हैं। फिर बाद में लुई 16 जो है उनके शर्तों को मान लेता है और फिर उस तरह से वहाँ पे आ जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो है पूरी तरह चालू हो जाता है। यानी अभी भी मोनार्ची है लेकिन थोड़ा सा संवैधानिक तरीकों से, यानी राजाओं के ऊपर थोड़े उनके पावर्स के ऊपर जो है कंट्रोलिंग पावर के साथ। हमने देखा था कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन होते हैं। एक्टिव सिटीजन में हम लोग देखे थे वो लोग जिनको वोट देने के राइट थे, यानी कि जो किसी लेबर के 3 दिन के तनख्वाह के जितना टैक्स पे करते थे वो लोग जो है एक्टिव सिटीजन में आते थे। लगभग 4 मिलियन के आसपास इनकी पॉपुलेशन थी टोटल ऑफ 28 मिलियन में से। और जो पैसिव सिटीजन थे उनको वोट देने के राइट्स नहीं थे। लगभग 3 मिलियन टाइप के लोग इसमें आ जाते थे, जिनमें वीमेन, चिल्ड्रेन और यूथ जो कि 25 ईयर्स के एज के कम है उनको वोट देने का राइट्स नहीं था। इस तरह से वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, मोनार्क था, वो वहाँ पे जो है फ्रांस का इस तरह से बन गया था। फिर भी इससे जो है ना समस्याएं ठीक नहीं हो रही थी। अभी भी जो वीमेन थी, जो चिल्ड्रेन थे, जो यूथ थे 25 ईयर्स के नीचे, या फिर जो 3 मिलियन जो पैसिव सिटीजन थे जो वोट नहीं दे पाते थे, उन लोग को तो लग रहा था भाई कि हम लोगों के लिए तो कोई रिवॉल्यूशन हुआ है नहीं, हम लोग को तो कोई चेंजेस, कोई लाभ तो मिल ही नहीं रहा है, सब लोग तो उन्हीं लोग को मिल रहा है एक्टिव सिटीजन को, है ना। तो इस तरह से अभी भी रिवॉल्यूशन जो है सभी लोग के अंदर जारी था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरह से फ्रांस में जो है पूरी तरह से मोनार्क जो सिस्टम था वहाँ पे राजा महाराजाओं का वो खत्म कर दिया गया और वो फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो पब्लिक के द्वारा, सिटीजन के द्वारा इलेक्ट की जाएगी, यानी जो पावर होगी जिसके हाथ में वो कौन होगा उसको सिटीजन जो है इलेक्ट करेंगे, उसे रिपब्लिक कहते हैं। तो द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। तो जो वो समय बीत रहा था, अभी इसके पहले हम लोग जो वीडियोस में कवर किए हैं, वो जो दौर था, समय था, उस समय काफ़ी ज़्यादा टेंस हो रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल जो है फ्रांस में हो रहा था। ऑल ऑफ लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि जो लुई 16 थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया था, लेकिन ही इंटर्ड इनटू द सीक्रेट नेविगेशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। पर्शिया के राजा के साथ जो लुई 16 थे उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तो बन गया था, लेकिन फिर भी उनके जो संपर्क थे ना वो चोरी छिपा करके वो किंग ऑफ पर्शिया के लोगों से जो है नेविगेशन के रूप में थे। तो रूलर्स ऑफ द अदर नाइबरिंग कंट्रीज टू वे वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू द सेंड ट्रूप्स to put down the events that had been taken place there since the summer ऑफ 1789। 1789 की गर्मी का समय था। उस समय जो है ना फ्रांस में जो ये चेंजेस आए थे, जैसे कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया था, है ना। तो इस जो चेंजेस हो रहे थे तो आसपास के जो देश थे ना, पड़ोसी देश, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, सदमे में आ गए थे। भाई फ्रांस में इस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं तो चिंता हो रही थी, उन्हें वरीड कर रहे थे उनके जो पड़ोसी राज्य थे, शासक थे, क्यों कि भाई हमारे देश में भी ऐसा ना हो जाए और राजा महाराजाओं का दौर खत्म ना हो जाए, नहीं तो हम लोग की ऐश आराम की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो उन लोगों ने चिंता करते हुए किंग ऑफ पर्शिया और जो उसके पड़ोसी देश थे वो सभी लोगों ने क्या किया कि फ्रांस के जो गवर्नमेंट थे ना, लुई 16 जो राजा था उसको जो हेल्प देने के लिए सोचा। तो बिफोर दिस कुड हैपन, वो कोई सहायता भेजे उसके पहले ही द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया।
उनको मतलब कि ये पर्शिया और उसके पड़ोसी देश सब लोग फ्रांस को हेल्प भेजें अपना, उसके पहले ही जो नेशनल असेंबली थी, कौन नेशनल असेंबली थी, वो 600 पीपुल जो थर्ड स्टेट से आए थे वही नेशनल असेंबली बन गए थे। तो जो नेशनल असेंबली थी ना, उनको पहले ही वोट कर लिए वो लोग, मतलब आपस में डिस्कस कर लिए भाई 1792 में 3 साल के गैप में कि भाई जो है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ ना युद्ध होने वाला है। तो क्या हुआ, 1000 ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रिंसेस टू द ज्वाइन द आर्मी। तो जो वॉलंटियर्स थे हजारों की संख्या में, वो लोग जो है इस आर्मी की सेना को ज्वाइन कर लिए, मतलब इस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर लिए। अच्छा, वॉलंटियर्स मिस होता है, मतलब जो देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं वो वॉलंटियर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो ना हजारों की संख्या में पार्टिसिपेट करने लगे। They saw this as a war of people against kings and atrocities. As a war of people against kings and atrocities all over यूरोप। तो देखो जो वो लोग थे ना, जो सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो राजा को और जो उसके आसपास जो यूरोप में पूरे जो आसपास के जो शासन करने वाले लोग थे उनको जो है ना एक ऐश कर रहे थे। एमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग वाज मर्साइल्स। और ये सब लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करते हुए तो वो लोग एक पैट्रियोटिक टाइप के सॉन्ग को गाते थे मर्साइल्स के नाम से। तो ये मर्साइल्स जो है ना आज के समय में क्या है, नेशनल एंथम फ्रांस का, जैसे हम लोग का नेशनल एंथम है ना, उसी तरह से फ्रांस का जो नेशनल एंथम वो क्या है, मर्साइल्स है। काफ़ी ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है, आप लोग जरूर से सुनिएगा। तो एमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग, अच्छा ये मर्साइल्स गाते थे, कंपोज बाय द पोएट रॉज डे एल्सिल। जो पोएट थे रॉजर डे एल्सिस ना, इन्होंने ही इसको कंपोज किया था मर्साइल को। और हमारे जो नेशनल एंथम उसको कौन कंपोज किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्साइल्स एज द मार्च इनटू द पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। तो यह सबसे पहले कौन गाया था, ये किसके द्वारा गाया गया था, तो वॉलंटियर्स के द्वारा गाया गया था। वो भी मार्च जब वो लोग कर रहे थे पेरिस में, और उसके बाद इसको फिर नाम मिल गया था मर्साइल का। ठीक है, तो ये जो है बाद में नेशनल एंथम के रूप में फ्रांस का बन जाता है। द रिवॉल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपुल। तो देखिए जब भी रिवॉल्यूशन होता है, लड़ाई दंगे फसाद होते हैं, उससे हमारी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है ना वो बढ़ जाती है। तो उस तरह लोगों की जो प्रॉब्लम बढ़ गई। वाइल द मेन वेयर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जहाँ जबकि एक तरफ जो मेन थे वो लोग जो है फ्रंट में आके सबसे युद्ध कर रहे थे, वही दूसरी तरफ जो वीमेन थी वेयर लेव टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए वो बाहर जाके अर्निंग करना पड़ता था वीमेन को। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richest sections of society। तो बड़े पैमाने पे जो सेक्शन था पॉपुलेशन का, जो जनसंख्या का, पूरी आबादी का, फ्रांस का जो अधिकतर जो सेक्शन था, अधिकांश जो हिस्सा था ना, वो इस तरह से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंतित था रिवोल्यूशन में, इस तरह इसलिए भी भाग लेना चाहते थे भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में, उसमें जो पॉलिटिकल राइट्स मिले थे वो किसको मिले थे, कि वो रिचर सेक्शन को मिले थे, क्योंकि वही लोग हायर टैक्स पे करते थे, उन्हीं को वोटिंग राइट्स थे, है ना। जो बाकी तबके के लोग थे वो लोग को तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point from the people who wish to discuss government policies and plan their own forms of the action। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे ना क्लब्स वगैरह बनने लगे। क्लब्स मतलब समूह बनना, गठबंधन होना शुरू हो गया। ठीक है, रैली वगैरह निकलने लगी। तो उन सभी चीज़ों में जो रैलियाँ क्लब बनने लगी, तो उसमें जो है किस तरह से काम किया जाए उस पर भी डिस्कशन होता था। तो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज वन ऑफ द जैकोबियंस विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। तो देखो सबसे ज़्यादा जो उसमें फेमस हुआ क्लब, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ क्लब्स, वो उसका नाम था जैकोबियंस क्लब्स। तो जैकोबियन क्लब्स ये किसके नाम पर पड़ा था, तो एक फॉर्मर थे कॉन्वेंट के सेंट जैकोब, तो इनके ही नाम से, ये पेरिस के थे, इनके ही नाम पे ये जैकोबियन क्लब्स बना। वीमेन टू who had been active throughout this period formed their own clubs। महिलाएं जो वीमेन थी ना, वो अपना भी, वो खुद भी एक्टिव थी इस समय, और इस समय एक्टिव मतलब इस तरह के रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी और अपना वो खुद का भी क्लब वगैरह बना रही थी। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज एंड डिमांड। अभी हम लोग आगे सेक्शन 4 में पढ़ेंगे कि किस तरह से इस क्लब का क्या एक्टिविटीज थे और क्या डिमांड्स थे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जैकोबियन क्लब के जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो मेनली कहाँ से बिलोंग करते थे, तो जो कम धन, कम समृद्ध यानी गरीब तबका था, सेक्शन था सोसाइटी का, उसके उस तरह के उस सोसाइटी के लोग ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, जैसे छोटे दुकानदार, आर्टिसियन, सो मेकर्स और पेस्ट्री कुक्स, या फिर आपके वॉच मेकर्स हो गए, या प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, और जो डेली तनख्वाह पे जो लेबर काम करते हैं, उस तरह के लोग भी इसमें शामिल थे।
दियर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, हु वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब्स। जैकोबियन क्लब्स का जो लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर। ए लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबियन डिसाइड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज ओन बाय द डॉक वर्कर्स। तो जैकोबियन क्लब्स का जो ग्रुप था ना, वो बड़े पैमाने पे सब लोगों ने सोचा भाई कि चलो एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहना जाए, मतलब कुछ इस तरह का, देखिए कुछ इस तरह का ड्रेस होता था जो कि जैकोबियन मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग इस तरह से पहनेंगे। तो ये दो तरह का मतलब होता था, इसके पीछे रीजन था कि एक तो इनका एक अलग फैशन हो जाएगा भाई, और दूसरा ये पहचान हो जाएगा कि ये हम लोग जैकोबियन क्लब से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के स्ट्रिप टाइप के जो स्ट्रिप्स वाले जो पैंट थे ना इस तरह से, और जो ये लेडीज के लिए कुछ इस तरह से। This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wear knee breeches। तो ये जो चीज़ जो कपड़े ये जो डिज़ाइन के पहनने थे, ये क्या होता था भाई, फैशनेबल सेक्शन था सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा फैशनेबल सेक्शन था, यानी कि जो बहुत अमीर था, वो इस तरह के कपड़ों को पहनता था। स्पेशली कौन से लोग, जो नोबल्स है, ठीक है, और वो नी ब्रीचेस, और जो घुटने के पास से ना ऐसे ब्रीचेस टाइप के जो पहनते थे। was a way of proclaiming the end of the power wielding by the wearers of knee breeches। यानी जो नी ब्रीचेस यानी जो नोबल कैटेगरी के लोग थे, नोबल स्टेट के लोग थे, उन लोगों की जो पावर थी, अगर उनके, अच्छा ये बताओ, आप किसी अमीर तबके के लोगों के जैसा ही अगर आप पहनने लगे और उनसे अलग ही बात करने लगे, तो एक तरह से उनको क्या है कि आप उनके जैसे प्रॉस्पेरिटी को भी आप गेन कर ले रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं समझते, यही होता है ना इसका। तो ये जो प्रोक्लामिंग था, मतलब इस तरह जो पहनने के कपड़े थे, जो ना पहनने के पीछे क्या उद्देश्य था कि भाई जो पावर है ना ये नोबल या क्लर्जी स्टेट के लोगों के, इसको जो है ना खत्म करना। दिस जैकोबियंस कम्स टू बी नोन एज द सैंस क्लूटोज और लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो ये बाद में जो जैकोबियंस के कपड़े थे, जो डिजाइन थे ना, इसको बाद में सैंस क्लूट्स के नाम से जाना गया, जिसका मतलब होता है कि ऐसा कपड़ा जिसमें नी ब्रीचेस नहीं होती हैं। सैंस क्लूट्स मैन ओवर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। तो सैंस क्लोथ्स के साथ ना, इस कपड़े के साथ ना एक रेड टाइप का कैप वगैरह भी लगाया जाता था, जो कि लिबर्टी को दर्शाता था। वीमेन हाउएवर वे नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन औरतों को ऐसा करने की आज़ादी नहीं थी या स्वीकृति नहीं थी। इन समर 1792 यानी 1792 की जो गर्मी के मौसम था, उस समय जैकोबियंस ने प्लान किया एक इंस्ट्रूडेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वेयर शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। तो बड़े पैमाने पे पर्सियंस को अरेंज किया, एंगर किया, मतलब गुस्सा में आ गए वो लोग, मतलब कि जो जैकोबियंस ने, उन्होंने क्या किया ना भाई कि इंसुरेक्शन, मतलब कि एक प्रकार से विरोध करना बड़े पैमाने पे पर्सियंस का। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग क्या करते थे कि वो शॉर्ट सप्लाईज करते थे फूड की, और वो भी हाई प्राइस पे। एक तो भोजन यानी फूड वगैरह कम आ रहे हैं, ऊपर से हाई प्राइस पर आ रहे हैं ना। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म एट द पैलेस ऑफ द टॉलरीज। तो टॉलरीज का जो पैलेस था ना, उस दिन 10 अगस्त को वो लोग जाके वहाँ पे हमला कर देते हैं और उसको ध्वस्त कर देते हैं। मैस्करेड द किंग्स गॉड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सर्वल हावर्स। और वहाँ के जो राजा के जो गार्ड्स थे ना, सुरक्षा करने वाले, उन सबको मार दिया जाता है, और राजा को भी क्या है कुछ घंटों के लिए हॉस्टेज बना लिया जाता है, मतलब किडनैप कर लिया जाता है। लेटर द असेंबली वोटेड इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और बाद में फिर जो असेंबली है वो वोट करती है, मतलब डिसाइड करती है कि भाई जो रॉयल फैमिली है उसको भी जेल में डाल दिया जाए। तो इलेक्शंस वेर हेल्ड, और फिर उसके बाद इलेक्शन कराया जाता है। और फिर क्या होता है, फॉर्म नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। तो अब से क्या हुआ भाई कि जो 21 साल के लोग हैं ना, जो 21 साल के मैन हैं, उनको वोट देने का अधिकार था। पहले क्या था कि बिलो द 25 ईयर्स कोई वोट नहीं दे पाता था। तो अब क्या हो गया कि 21 ईयर्स से जो मैन है वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो वेल्थ से, चाहे जिस तरह से भी हो, गरीब हो अमीर हो, है ना, सबको गॉट द राइट टू वोट, सबको वोट देने का अधिकार है। और अभी तक भी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि केवल मेन को ही राइट्स मिले हैं, वीमेन को अभी तक राइट नहीं मिले हैं। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। तो जो पहले इलेक्टेड जो असेंबली थी उसको हम लोग किसी और नाम से बुलाते थे, अभी क्या बुलाते हैं उसको, कन्वेंशन के नाम से बुलाया जाने लगा। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अब्लाइज्ड द मोनार्क एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। तो 21 सितंबर 1792 में फ्रांस में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई मोनार्क जो सिस्टम है, जो राजा महाराजाओं का दौर है, उसको खत्म कर दिया गया और फ्रांस पूरी तरह से अब क्या हो गया है, रिपब्लिक हो गया है।
तो एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है, एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें लोग स्वयं खुद ही इलेक्ट करते हैं सरकार को, गवर्नमेंट को, ठीक है, और जो कि हेड होता है पूरे स्टेट का या फिर कंट्री का। देयर इज़ नो हेरिटेरी मोनार्ची। तो देयर इज़ नो हेरिटेरी मोनार्ची मतलब अब जैसे कि जो पहले दौर था कि भाई राजा का लड़का है तो राजा बनेगा, है ना, तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो, हाँ बिल्कुल, सुपर 30। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। तो हम लोग को ये ट्राई करना चाहिए, पता करना चाहिए कि उस समय कौन सी कंट्रीज थी जो रिपब्लिक होना चाह रही थी और इन्वेस्टिगेट हुई जब वो, और किस तरह से वो बनी। तो लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द ट्रीजन। तो देखिए लुई 16 को जो है कैदी बना लिया गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उसको सेंटेंस कर दिया गया डेथ के लिए, क्योंकि भाई उसने ट्रीजन किया था। ट्रीजन मिस होता है देशद्रोह, अपने देश के साथ गद्दारी करना। कैसे ये साबित हुआ था, तो उसने जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसे अपने नाइबरिंग कंट्रीज से हेल्प वगैरह लेना शुरू कर दिया था ना, गुफ्तगू करना शुरू कर दिया था, भले ही उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे साइन कर दिया था, तो इस वजह से उसको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद उसको डेथ कर दिया गया, मतलब डेथ का सजा सुना दिया गया। तो 21 जनवरी 1793 ही वाज एक्सक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉन्करोड। तो उसको जो है ना फिर पॉलिटिकली रूप पब्लिकली मतलब सीधे सभी लोगों के सामने ही मतलब बुला के उसको जो है मौत की सजा दे दी गई। कब? 21 जनवरी 1793 को। द क्वीन मैरिन एंटोनी मेट विथ द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और जो उनकी महारानी थी, जो उनकी वाइफ थी मैरिन एंटोनी, उनको भी जो है कि सेम जो है सजा कुछ समय बाद, शॉर्टली कुछ देर बाद दे दी गई, यानी उनको भी मार दिया गया। अब हम लोग देखेंगे द रेन ऑफ टेरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द रेन ऑफ टेरर। तो यू कैन से दैट द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर टू एज द रिवोल्यूशन ऑफ टेरर। का मतलब होता है जो जैकोबियन क्लब का जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर जो लीडर था, वो जो है ना सत्ता में आ गया था। मतलब वो गरीब तबके का क्या था, मेन लीडर था, मेंबर था जैकोबियन क्लब का, है ना, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ उन क्लबों में। तो वो जो है सत्ता में आ गया था। तो क्या हुआ, द पीरियड फ्रॉम 1790 टू 94, यानी एक साल का जो समय था ना, वो जो है रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो रॉबिस्फेयर था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर, फॉलोड ए पॉलिसी, एक इसकी एक योजना थी, मतलब एक नियम था इसका कि भाई ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब तुरंत कंट्रोल करना और पनिशमेंट देना, तुरंत ही दे देता था ये, ठीक है। क्या करता था, ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। तो इसको लगता था कि भाई जो भी रिपब्लिक, जो इसने नियम बनाया है, जो रिपब्लिक हमारे देश में चल रहा है उसके फ्रांस में, उसके खिलाफ जो भी जाता था ना, या उसके जो शत्रु दिखते थे, चाहे वो एक्स नोबल के लोग हों, चाहे कलर्जी कैटेगरी के हों, चाहे मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज के हों, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे उसकी खुद के पार्टी के लोग हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे क्या करता था, अपने मेथड के द्वारा उसको अरेस्ट कराता था, जेल में डालता था एंड ट्राइड बाई ए रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और फिर बहुत सारी चीज़ों के साथ उसको प्रताड़ित करता था, नहीं सजा देता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट ने अगर किसी मुजरिम को उसके शासनकाल में मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर के पॉलिसी के अनुसार अगर किसी को गिल्टी टाइप का अगर पा जाती थी, तो दे वेर गुलोटीन मतलब उसको मार दिया जाता। तो गुलोटीन क्या होता है, द गुलोटीन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन इज बीहेडेड। तो देखिए किसी को ऐसे लंबा लंबा लेटा दीजिए और उसके जहाँ पर गर्दन है ना, वहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप का कर दीजिए, और ऊपर से कोई एक नुकीली धारदार ब्लेड टाइप की ना ऊपर से गिरता था, वजनदार, और उसके गर्दन पे गिरता था और उसका धड़ से सर जो है अलग हो जाता था। तो यह जो इस डेट की जो है इस तरह की जो सजा थी, इसको गुलोटीन कहते हैं, है ना। तो गुलोटीन जो ये पूरा उसमें लोहा वगैरह लगा रहता था, उसको गुलोटीन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। 2 पोल होते थे, इसमें ब्लेड लगा होता था, ठीक है, और इसमें बीहेडेड हो जाता था, मतलब आधा हो जाता था आदमी का सर। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटीन हु इन्वेंटेड इट। तो यह किसके नाम पर पड़ा था, गुलोटीन, इसका नाम मशीन का डॉक्टर गुलोटीन, जो कि इनको खोजे थे, ठीक है, महान आदमी है। रॉबिस्फेयर गवर्नमेंट इश्यूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस। तो रॉबिस्फेयर जो था ना, उसकी गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारे लॉ वगैरह पे इश्यूज जो है पास किए, लेकिन जो मैक्सिमम सेलिंग था तनख्वाह और प्राइसेस का ना, वो जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन हो गया था। मीट एंड ब्रेड वेर रेशन, जो मीट और ब्रेड थे वो ज़्यादा क्या हुए, कॉस्टली हो गए, या फिर कह लो कि अब मिलते ही नहीं थे। पीजेंट वेर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट दियर गेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट फिक्स प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। जो पीजेंट वगैरह थे
थे, जो छोटे स्मॉल स्केल के फार्मर वगैरह थे, उनको फोर्स किया जाता था भाई कि आप अपने ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करिए सिटीज़ में और वहाँ पर उसी दाम पर आप बेचिए जो गवर्नमेंट फिक्स की है, ठीक है। तो द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, तो इस तरह से जो सफ़ेद आटा मतलब जो शुद्ध आटा था ना वो फॉरबिडन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ऑल सिटीजन्स वे रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिलाइट, यानी कि इक्वलिटी ब्रेड, यानी सबको एक समान ही ब्रेड जो है मिलता था, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, सबको एक जैसा ही टेस्ट मिलता था। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, तो जो भी लोफ होता था, टुकड़ा होता था ना, वो पूरा गेहूं से ही बनता था। इक्वलिटी वाज आल्सो साउट टू बी प्रैक्टिसाइड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस, और जगह जगह पे इक्वलिटी के और जो है ना तमाम चीज़ों के कि हमारे चीज़ों को मतलब कैसे हम सही कर सकते हैं, इस तरह के एड्रेसेस वगैरह स्पीच वगैरह दिए जाने लगे थे। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियोर सर एंड मैडम में मैडम जिसको कहते हैं, ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वेयर हैंड्स फोर्थ सिटियन एंड सिटियानी, तो जो वहाँ के जो फ्रेंच के जो ट्रेडिशनली रूप से जो मैंसियोर सर थे और जो मैडम थी वो सभी लोग आज सभी आदमियों को फ्रांस के और औरतों को जो है हैंड्स फोर टाइप के मतलब सिटिजन टाइप के सिटीजन सबको रिस्पेक्ट देने की बात करने लगे। चर्चेज वेयर शट डाउन, चर्च जो थे वो बंद कर दिए गए, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू द ब्रैकेट्स ऑफ ऑफिसेस, और जो उनके जो बिल्डिंग्स वगैरह थे चर्च वगैरह के या फिर जो ऑफिस वगैरह थे उसको ऑफिस के रूप में यूज किया जाने लगा, ब्रैकेट वगैरह लगा के मतलब घेराबंदी करके। तो रॉबिस्फेयर हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation, तो जो रॉबिस्फेयर था ना उसने बहुत ज़्यादा पुरस्कृत किया, मतलब पॉलिसी योजनाओं को अपने इतना ज़्यादा कड़ाई से पेश करा रहा था और इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि उसके अपने जो सपोर्टर थे ही सपोर्टर्स उन्होंने ही डिमांड करना शुरू कर दिया था मॉडरेशन का, मतलब फिर से जो है मॉडरेट होना चाहिए हमारा जो ये सिस्टम है जो लॉज वगैरह है। फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1794, और अंततः क्या होता है कि जो रॉबिस्फेयर था उसको जो है 1794 में कोर्ट में कन्विंस कर दिया जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको नेक्स्ट डे क्या कर दिया जाता है, गुलोटिन कर दिया जाता है। यानी उसकी पॉलिसी जो है इतनी तंग आ गए थे लोग उसकी पॉलिसी को झेलते झेलते, उसके खुद सपोर्टर इतने ऐसे हुए थे कि फिर लॉ जो बना था एक्सिक्यूटिव जो लॉ बना था ना जस्टिस के लिए, वहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि 1794 में उसको गुलोटिन कर दिया जाता है, यानी जो मशीन से वो दूसरों को मारता था लास्ट में वो बेचारा उसी पे क्या होता है, मर जाता है। ये फिगर है, इसमें देख रहे हैं आप लोग बहुत से फ्रांस के लोग इकट्ठे हुए हैं एक जगह असेंबली के रूप में। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये फेस्टिवल के टाइप का है, मतलब इसमें रिवोल्यूशनरी फेस्टिवल के रूप में ये फिगर को दिखाया गया पेंटिंग को कि इसमें सब लोग अलग अलग ड्रेस में किस तरह से आते हैं और अपने अलग अलग क्लब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रॉम फ्रांस, यानी जो फ्रांस है उसमें भी एक डायरेक्टरी रूल्स जो है आ गई। तो क्या क्या रूल था उसमें, तो द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू साइज पावर। तो देखिए जैकोबियन जो क्लब था वो किसका था, गरीब तबके का था, यानी गरीब लोगों का वो सरकार था, ठीक है, गरीब लोगों की सरकार थी। तो जब वो जैकोबियन क्लब जो है उसका जो वो था क्या नाम था उसका, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर, जब वो मर गया उसको डेथ हो गई तो फिर इस तरह से जो कमजोर तबके का जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई, तो कमजोर हो गई। तो इस वजह से जो मिडिल क्लास के जो लोग थे ना उनको फिर से पावर उनके हाथों में आ गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोटेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इस तरह से फिर से नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड किया गया जिसमें नॉन प्रोटेक्टेड सेक्शन जो सोसाइटी के थे उनको भी वोट देने का उसमें बात किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसमें जो है ना 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, और दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, और उन दोनों ने मिलके एक डायरेक्टरी बनाया, और एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, और जो एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टरी होती थी ना उसमें कितने मेंबर्स होते थे, 5 मेंबर। तो दिस वाज मीन्ड एज द सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। तो जैकोबियंस में जैसे कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर था, उस अकेले के हाथ में था पूरा पावर, तो किस तरह से परेशानी हो रही थी। तो अब की बार लोगों ने सोचा ना कि 2 लोगों को इलेक्ट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, जिसमें 2 लोगों मिलकर एक डायरेक्टरी अपॉइंट करेंगे और उस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स जो है रहते हैं। तो सब लोगों ने सोचा कि चलो 5 लोग रहेंगे भाई, तो कम से कम 5 लोग अलग अलग तरह के बात तो करेंगे, और 5 लोगों के हाथ में शक्ति रहेगी, पावर रहेगी, तो वो ज़्यादा नुकसान हमारे लिए नहीं होगा, सब विचार विमर्श करके करेंगे। और अगर देखा जाए तो द जैकोबियंस हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफ्टन क्लैश with the legislative council who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military director Napoleon Bonaparte.
तो फिर जो है ना ये जो डायरेक्टरी बनी ना 5 लोगों, तो फिर इससे एक फायदा ये भी होने लगा कि 5 लोगों की सहमति नहीं होती थी, सब अलग अलग विचार बातें करते थे। तो जब ये 5 आपस में लड़ने लगे तो इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाद में जो है ना डायरेक्टरी जो है पेव्ड हो गई। पेव्ड होने का मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें भाई, तो एक मिलिट्री डिक्टेटर था जो नेपोलियन बोनापार्ट, उसको जो है ना बना दिया गया मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में। ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अभी आगे लास्ट में हम लोग सेक्शन में देखेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में। थोड़ा सा इसमें देखते हैं, थ्रो द ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस गवर्नमेंट में इस तरह के जितने भी चेंजेस हुए, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द फ्रेटर्निटी डिमांड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन द फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। तो इस तरह से जो भी चीज़ें चेंज हो रही थी फ्रांस में, हम लोगों ने देखा किस तरह से दंगे फसाद हुए, रिवॉल्यूशन हुए, किस तरह से कौन से किंग को कैसे मारा गया, है ना, जो भी प्लान हुई, कौन से फिलोसफर ने पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें पूरे यूरोप में ना जो है डिस्कस की जाने लगी थी उस सेंचुरी में। और साथ ही साथ फ्रांस में भी ना काफ़ी ज़्यादा आसपास के लोगों को जो पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े थे उनको जो है ये सब चीज़ें जो है मोटिवेट करती थी और पूरे यूरोप के लोगों को भी मोटिवेट करती थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन, यानी कि जो वुमेन थी क्या उन लोगों ने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये फिगर में आप लोग देख ही रहे कि लग ही रहा है कि हाँ इनके हाथ में भाला या कोई घोड़े पे भी चढ़ा जाता है, नहीं पार्टिसिपेट तो किया ही होगा। तो क्या किया था और किस तरह से इन लोगों ने अपने लिए किस तरह से हकों की बात की थी, क्या महिलाओं की भी डेथ हुई थी इस तरह के रिवॉल्यूशन में, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।